Hello students, this is Jahin Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In tomorrow's lecture, we studied about electric potential and potential difference. ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो है हमारा करंट। ठीक है, तो आज हम करंट के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे करंट क्या होता है। तो वैसे ये जो व्हाट आप करंट सुन रहे हो इसके बारे में आपको जनरल आइडिया होगा। आपने सुना होगा वाटर करंट के बारे में, एयर करंट के बारे में। तो वाटर करंट क्या है बेसिकली? तो फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। तो बेसिकली करंट वर्ड का जनरल मीनिंग क्या है कि जहाँ भी हमें फ्लो का फिनोमेना दिखता है, कहीं भी फ्लो दिखता है हमें किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे ये वर्ड हम करंट इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर का फ्लो कैसे होता है तो वो देखते हैं जरा। तो सपोज आपके पास ये एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। ठीक है, इस वाले में वाटर काफ़ी ज़्यादा है, इस वाले में वाटर कम है। तो इस वाले में पोटेंशियल एनर्जी वाटर का ज़्यादा होगा, इस वाले में कम होगा। अगर इन दोनों को हम एक ट्यूब से कनेक्ट कर दें तो होगा क्या, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम वाले की तरफ पानी फ्लो होगा। ये नेचर का लॉ है और नेचर इस मामले में पार्शियलिटी नहीं करती। नेचर का लॉ है कि जिसके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है, वहाँ से रिसोर्स का फ्लो कम के तरफ होता है और तब तक ये फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों साइड बराबर ना हो जाए। यानी इस वाले का पानी और इस वाले का पानी अगर दोनों का लेवल बराबर हो जाता है तो इस केस में हमारा वाटर का फ्लो रुक जाएगा और इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट। सिमिलरली एयर के फ्लो को बोलते हैं एयर करंट, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। जो आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में कि सन के अनइवन हीटिंग और कूलिंग के कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है अलग अलग जोग्राफिकल प्लेसेस पे, तो एयर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड जो हमारा करंट आ रहा है बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस केस में जो होगा वो हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फिनोमेना है वहाँ पे फ्लो होता है चार्जेस का। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, चार्ज। अब रेट का मतलब क्या है, ये रेट वर्ड जहाँ भी आएगा तो क्या मतलब समझेंगे हम। ठीक है, तो रेट किसका बोल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का रेट बोला जा रहा है। तो जिस चीज का रेट बोला जाए उसके नीचे टाइम लेना है हमको, यानी हमको देखना है कि पर यूनिट टाइम में चार्जेस का फ्लो कितना हो रहा है। सपोज आपको दिया गया कि 2 सेकंड में 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 5 कूलम का। तो हमको एक यूनिट टाइम में देखना है कि चार्जेस का फ्लो कितना होता है। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड या 1 आवर या 1 मिनट। ठीक है, तो जहां भी आपको रेट दिखे वर्ड, यानी सीधा मतलब है हमको टाइम से डिवाइड करना है, नहीं 1 यूनिट टाइम का हमको मेजरमेंट लेना है। ठीक है, अब जो करंट यूनिट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल स्मॉल आई से या कैपिटल आई से। किसी बुक में आपको स्मॉल आई भी दिखेगा, किसी बुक में कैपिटल आई भी दिखेगा। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। हमारे एक साइंटिस्ट हुए आंद्रे एम्पियर, जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ दिया था। तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए करंट का जो एसआई यूनिट लेते हैं हम लोग वो एम्पियर लेते हैं। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला अगर देखें हम लोग तो क्योंकि यहाँ पे रेट की बात हो रही है और किसकी रेट की बात हो रही है, चार्जेस की। ठीक है, तो करंट का जो फॉर्मूला बनता है हमारा चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखे हम लोग तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला करंट का। करंट को आई से रिप्रेजेंट किया हमने, चार्ज को क्यू से किया था, पहले पढ़ चुके हम लोग, और टी है टाइम हमारा। तो करंट का फॉर्मूला हमारा क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब जो यूनिट की इसकी बात हो रही है, जो एम्पियर यूनिट है हमारा, उसको जरा देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड। तो इसको कूलम पर सेकंड भी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, और इसी कूलम पर सेकंड का ही दूसरा नाम एम्पियर है। एम्पियर कुछ नया चीज नहीं है। तो आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये यूनिट भी आपको दिख सकता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो या तो कूलम पर सेकंड बोले आपसे या आपसे एम्पियर बोले, दोनों यूनिट सेम ही है। ठीक है, अब ये एम्पियर जो है वो काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो हमें छोटे यूनिट्स भी एनकाउंटर करने पड़ते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। छोटा यूनिट क्या है, जैसे हमारा जैसे आपको दे दिया
1 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3 हमें लेना है। तो क्योंकि मिली एम्पियर ऐसा यूनिट हमारा नहीं है, तो पहले हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो दूसरे यूनिट्स भी यूज होते हैं, ये सब ये हम लोग प्रीफिक्स लगा के इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात रही मोटी मोटी बातें हो गई करंट के बारे में। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, वो क्या है कि करंट जो है वो डायरेक्शन होते हुए भी करंट को हम लोग बोलते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्यों है वो समझते हैं। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनको दिखाने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब करंट में क्या है देखते हैं जरा उसे। लेकिन एक चीज हम अक्सर जूनियर क्लासेस में बताना भूल जाते हैं, या कि वेक्टर क्वांटिटीज सब कुछ होते हुए भी वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलेंगे जिनमें वेक्टर अलजेब्रा लगे। ठीक है, जिनमें नॉर्मल अलजेब्रा लगता है जिन क्वांटिटीज के कैलकुलेशन में, उनको वेक्टर नहीं बोलते हैं। वेक्टर वर्ड ही आया है वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, जो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं जरा हम। सपोज ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है यहाँ पे, और ये एक जंक्शन है, यहाँ से एक तीसरा वायर जा रहा है, और इस वाले वायर में 2 एम्पियर का करंट है, इस वाले में 3 एम्पियर का करंट है। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये एक अपोजिट डायरेक्शन है ये इसके, तो ये 3 - 2 यानी इसमें 1 एम्पियर का करंट होना चाहिए वेक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों करंट मिलके और इस वाले वायर में 5 एम्पियर का करंट हो जाता है। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो क्योंकि वो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए करंट को हम लोग वेक्टर ना बोल के स्केलर बोलते हैं। सो करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी थी वो भी स्केलर थी। अब ये तो बात हो गई कि करंट की चार्जेस का फ्लो होगा तो करंट होगा, लेकिन मेन मुद्दा आता है, बात ये आता है कि चार्जेस का फ्लो कराएंगे कैसे हम, उसके लिए क्या प्री रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट हमको चाहिए कि सर्किट में या वायर में करंट का फ्लो होगा। तो वो देखते हैं कि करंट का फ्लो कैसे कराएंगे। अभी हमने बेसिकली क्या देखा कि नेचर जो है वो रिसोर्स को बांटने में पार्शियलिटी नहीं करती। हमारे यहाँ पार्शियलिटी हो सकता है, ह्यूमन बींग पार्शियलिटी कर सकते हैं, जो अमीर है वो और धन लेना चाहते हैं, जो गरीब है वो गरीब रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर का जो लॉ है वो पूरा क्लियर एंड कट है कि नेचर का लॉ क्या है कि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे कम वाले की तरफ रिसोर्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो चार्जेस के फ्लो के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज आपके पास यहाँ पे चार्जेस का बल्क है और इस यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है। ठीक है, यहाँ भी चार्जेस है और सारे पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक कंडक्टर से हम लोग जोड़ते हैं तो हायर कंसंट्रेशन चार्जेस का कहाँ है, यहाँ पे, और लोअर कंसंट्रेशन चार्जेस का कहाँ है, इस जगह पे। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग क्या, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है दोनों जगह पे, तो चार्जेस का फ्लो होगा और हायर वाले से लोअर वाले की तरफ चार्जेस का फ्लो होगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे जंक्शन ये है, या ये भी बोल सकते हैं कि ये रूल भी है कि जहाँ पे चार्जेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होगा, इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसका 5 वोल्ट है। तो चार्ज अगर हमें ना दिया हो तो हम पोटेंशियल देख के भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख के भी बता सकते हैं कि चार्जेस का फ्लो किस डायरेक्शन में होना है। हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का ट्रांसफर होना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है ये केस। अब हम तो ये देख चुके हैं हमारे पास सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। करंट अगर हमको चाहिए, करंट कब हमें मिलेगा, जब चार्जेस का फ्लो हो। ठीक है, तो हम कैसे, अब हम प्रैक्टिकली कैसे चार्जेस का फ्लो करा सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, ये वाला जो ये रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा सेल भर में, आप रिमोट में भी इस्तेमाल करते हो। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ऐसा सेल आपने देखा होगा, घड़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये रिप्रेजेंटेशन है सेल का, ठीक है। तो करंट का जो फ्लो होगा हमारा, करंट का फ्लो हमने अभी क्या देखा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव वाला प्लेट है हमारा, ये हायर पोटेंशियल पे होता है और निगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। सपोज ये वाला है मेरा 2 वोल्ट पे और ये वाला है 0 वोल्ट पे, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे वायर से जोड़ दें तो करंट का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि करंट का अगर फ्लो हमें चाहिए सर्किट में तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस या तो हम सेल लगा ले या बैटरी लगा ले या गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब देखते हैं हम लोग कि करंट के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि करंट का फ्लो जो है वो डायरेक्शन क्या लेना है। मैंने अभी बताया कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे एक बात ये है कि ये जो करंट का जब डिस्कवरी हुआ, जब हमने देखा फ्लो चार्जेस के फ्लो के बारे में, तो उस समय क्या था कि उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काफ़ी बाद में जाने गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उस केस में जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्जेस के जो फ्लो हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को हमारे पूर्वजों ने मान लिया कि वही जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और उस समय लोगों ने माना कि पॉजिटिव चार्ज ही निकलते हैं और पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है तभी करंट बनता है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं, सपोज ये हमारा ये कंडक्टर मैं ले रहा हूं यहाँ पे, और मेरे पास एक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है मेरे पास, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यही प्रोवाइड कराती है हमें, ठीक है। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या माना कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है और वही करंट बनता है। तो हमारे पूर्वजों ने ये माना कि इस कंडक्टर इस वाले टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा और हमें करंट मिलेगा। यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी करंट इस वाले पाथ में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, इस वाले में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। फिर ऐसे, फिर यहाँ पे करंट ये हो गया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन के साथ बंधे होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो न्यूक्लियस को तोड़ना तो लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एटम से, और ये देखा गया कि जो करंट का फ्लो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, ठीक है। अब बाद में हमने देखा तो ये क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं निकलते हैं, वो निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट उल्टा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है, ताकि दोनों तरफ से हमारा जो है वो पोटेंशियल मेंटेन हो जाए, क्योंकि प्रोटॉन्स तो निकल नहीं सकते हैं, वो लगभग इम्पॉसिबल है उनको निकालना। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि निगेटिवली चार्ज हैं और दोनों तरफ हमको पोटेंशियल बराबर करना है, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या देखा हमने कि अगर करंट अगर इधर है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो इधर से निकलता है। यानी हमारा, अब हम देखते हैं हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस नहीं निकलते हैं। निगेटिव चार्जेस के फ्लो के कारण ही करंट हमें देखने को मिलता है कंडक्टर में। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होगा और यहाँ पे हम चार्जेस का मोशन होगा, और चार्जेस के मोशन के कारण क्या होगा, हमें करंट मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट जो है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में ही करंट को लेना चाहिए था हमें,
लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वज पहले ही ये जंक्शन ले चुके थे कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है और करंट के डायरेक्शन को भी उधर ही लेना है हमें, ठीक है। तो क्योंकि उनको रिस्पेक्ट में, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपने पूर्वजों को, ठीक है, तो हम लोग करंट के डायरेक्शन को जो पहले माना गया था वही लेते हैं अभी भी, और इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशन मतलब हमने मान लिया है ये, ठीक है, ये माना हुआ डायरेक्शन है करंट। तो हमें अगर कभी कोई भी सर्किट दिया हुआ है तो हम हमेशा करंट कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि करंट के डायरेक्शन को पता करना काफ़ी जरूरी है, नहीं तो हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब ये तो कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया कि करंट का जो मोशन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। अगर आपको देता है कभी एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो बताइए करंट कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की तरफ करंट का फ्लो होगा। अगर कभी बोलता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर आपके पास किधर दिया हुआ है, तो बताइए करंट का मोशन किधर होगा, करंट किधर होगा, तो करंट भी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का मोशन है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब एक बात आती है, अब एक चीज को हम डिफाइन करते हैं, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स किसको बोलेंगे। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को कि अगर वैसे एलिमेंट्स जिसमें चार्जेस का फ्लो हो, यानी इसमें करंट हमें मिले, उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स है हमारे कॉपर वायर जो कि काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वैसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल ना हो, जिनमें चार्जेस का फ्लो पॉसिबल ना हो, जिनमें करंट पॉसिबल ना हो, उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इंसुलेटर्स, ठीक है। अब इंसुलेटर्स में कौन कौन आएंगे, जैसे आप लिख सकते हो डायमंड है इंसुलेटर है, फिर जितने भी नन मेटल्स हैं, ब्रोमीन वगैरह है, ये सब नन मेटल्स हैं, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। फिर एक बात आती है कि एलॉयज को किस में रखेंगे, कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में। एलॉय बेसिक एकदम कंफर्म है कि वो कंडक्टर्स हैं, बस ये होता क्या है कि उनको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हाँ, बनाने के चक्कर में क्या होता है उनकी कंडक्टिविटी घट जाती है, ठीक है। एलॉयज में क्या करते हैं हम लोग, 2-3 एलिमेंट्स और मिला देते हैं, और उसी डोपिंग के कारण जो एलॉयज होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉर्मल वैल्यू से घट जाती है, लेकिन वो भी कंडक्टर्स ही हैं, ठीक है। अब एक बात आती है कि करंट कंडक्टर्स में ऐसा क्या खास है, कंडक्टर्स में क्या ऐसा खास बात है जिसके कारण करंट का फ्लो होता है कंडक्टर्स में, तो वो देख लेते हैं हम लोग कि कंडक्टर्स में आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या समझा कि करंट, चार्जेस के मोशन के कारण, चार्जेस के फ्लो के कारण हमें करंट मिलता है, ठीक है। और बेसिकली करंट मिलता क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, और इलेक्ट्रॉन का मोशन जिधर होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। फिर हमने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं है, सपोज हमारे पास ऐसा सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है और निगेटिव का भी 10 वोल्ट है, तो क्योंकि दोनों तरफ 10-10 है तो डिफरेंस तो मेंटेन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन एक तरफ 10 है और एक तरफ 9 भी है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सर्किट में करंट पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कंडक्टर्स में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण कंडक्टर्स में फ्लो होता है करंट का, चार्जेस का, और इंसुलेटर्स में पॉसिबल नहीं है। तो जब हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया कंडक्टर्स का, तो कंडक्टर जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हेवी अमाउंट में होते हैं, ढेर सारे, मतलब गिनना मुश्किल है उनको, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ऐसा कभी किसी के साथ तो हुआ नहीं होगा कि मैंने आयरन रोड को छुआ, पड़ा हुआ है कहीं, और मैंने छूने के चलो छेड़ते आयरन रोड को, उसने करंट मार दिया मुझे, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर नॉर्मल कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है, अगर उसको हम टच करते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं कंडक्टर्स में, और उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हमेशा होते रहता है। पार्टिकल थ्योरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि पार्टिकल्स का मोशन हमेशा होते रहता है, ठीक है। तो इनका जिगजैग मोशन एवरी डायरेक्शन में होता ही रहता है, तो कोई ऊपर है कोई नीचे है, ठीक है।
कोई अगर दाएं जा रहा है तो कोई बाएं जा रहा है। तो क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन जो है, ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की, जब हम सेल नहीं जोड़े हुए हैं कंडक्टर में तब की बात हो रही है। तो उस केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है, और ये मोशन, ये जो स्पीड होता है वो लगभग 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में ये मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई इधर जा रहा है तो कोई ठीक कुछ उल्टा जा रहा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ओवरऑल जीरो निकलता है पूरे ओवरऑल, ठीक है। तो क्योंकि ओवरऑल मोशन चार्जेस का नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें करंट का फील नहीं होता है जब कोई कंडक्टर ऐसे नॉर्मल रखा हुआ। अब क्या होगा जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इसमें हम एक सेल जोड़ देते हैं, तो होगा क्या, चार्जेस का फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। और चार्जेस का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद को एक स्पेसिफिक, मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा अब स्पेसिफाइड होगा कुछ हद तक, ठीक है। अभी भी जिगजैग मोशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि जिगजैग मोशन खत्म हो गया पूरा, लेकिन अब हाँ, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेट वेलोसिटी होगी, उनकी एवरेज वेलोसिटी कुछ होगी नेट, और वो वेलोसिटी लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकंड के करीब होती है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। वो वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कब मिलेगी हमें, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब, नॉर्मली नहीं मिलेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खुद को एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, जिगजैग मोशन अभी भी पॉसिबल है, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे एक दूसरे से, उन सब के बाद भी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हमें मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो लगभग, मतलब ये लगभग 10 का पावर -3 टू 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड के करीब होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कंडक्टर्स में। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो काफ़ी कम है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, करंट का सप्लाई तुरंत होने लगता है, मतलब तुरंत बल्ब जलती है, फैन तुरंत चलने लगता है हमारा, एसी तुरंत ऑन हो जाता है। तो आखिर क्या बात है, यहाँ पे कौन सा राज छुपा हुआ है, ठीक है, भैया इसका पता लगाओ क्या राज छुपा है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में वेव्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का वेव है, और जो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो हमने क्या किया, कंडक्टर को डिस्टर्ब कर दिया, पूरे सर्किट को, पूरे जो भी कंडक्टर से लगे हुए उनका जो मोशन था वो अचानक से डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्बेंस के कारण क्या बनता है, हमारा वेव बनता है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तो काफी स्लो मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग ये है, लेकिन जो डिस्टर्बेंस हमने बना दिया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, उसकी स्पीड, वेव की स्पीड लगभग, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के अप्रॉक्स 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो डिस्टर्बेंस है जो हमारा करंट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम लोग बल्ब जला लेते हैं, फैन चला लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये स्पीड भले ही कम हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन करंट की स्पीड जो है वो लगभग लाइट के अप्रॉक्स है, क्योंकि वो एक तरह का वेव है, जो डिस्टर्बेंस हमने बना दिया वो डिस्टर्बेंस है वो करंट, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स में होता है, और यही जो एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में खुद को एलिंग कर ले रहे हैं, वो इंसुलेटर्स के केस में नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो एलिंग कैसे करेंगे खुद को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें, और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा रही सही है, कंडक्टर काफी ज्यादा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर्स का केस। तो हम करंट के बारे में हमने समझ लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था करंट का, I = Q/T। सर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो सपोज आपको दिया है 10 कूलम का चार्ज, और बोला है टाइम है 5 सेकंड, और ये किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो बताइए करंट क्या है, तो I = 10/5 दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यानी जो भी कंडक्टर था जिससे 10 कूलम का चार्ज 5 सेकंड के लिए जा रहा था, तो हमारा करंट वहां क्या होगा, 2 एम्पियर का होगा। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं से आपको Q भी निकाल सकते हो आप, Q क्या हो जाएगा, I × T। यानी आपको अगर दे दिया दूसरा न्यूमेरिकल कि अगर करंट है 5 एम्पियर का और टाइम है हमारे पास 10 सेकंड का सपोज, तो बताइए इस कंडक्टर से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो Q का फॉर्मूला देखो, Q = I ×
T, that will be equal to 50 कूलम। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपके पास हो किसी तरह का या प्रीवियस ईयर का, आप मुझे मैसेज करो या कॉल करके बता दो, मैं अगले लेक्चर में उस बात को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।